रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। नाजरीन, हर तरफ अपोजिशन ही अपोजिशन नज़र आ रही है, तो इस दौरान हुकूमत कहाँ पे है और अपोजिशन इस वक्त क्या हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है और गवर्नमेंट जो है उसकी क्या हिकमत अमली है, ये दोनों सूरत हाल आज आपके सामने रखेंगे। तो पहले आते हैं अपोजिशन की हिकमत अमली की तरफ। और अपोजिशन में अगर देखा जाए तो इस वक्त तहरीक इंसाफ ही है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उसको कह लें। उनको दो फ्रंट्स का इस वक्त सामना है। एक फ्रंट उनका है सियासी और एक उनका फ्रंट है कानूनी। तो इन दो महाजों के ऊपर न सिर्फ उनको कामयाबी मिल रही है बल्कि उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं, जो हम आपके सामने रखते हैं। अब अगर पहले बात कर ली जाए उनके कानूनी महाज की, तो इस वक्त जो उनको चैलेंज दरपेश है, कानूनी महाज वैसे उनका बहुत बड़ा है। फॉर एग्जांपल उनकी लीडरशिप जो है, इमरान खान साहब हैं, बुशरा बीबी हैं या दीगर जो उनके कायदीन हैं जो इस वक्त जेलों में हैं, उनके मुकदमात हैं, एक तो उनको वो हैंडल कर रहे हैं। उसके अलावा जो इनके इलेक्शन से रिलेटेड जो कानूनी महाज है उसको भी देख रहे हैं। तो इलेक्शन से रिलेटेड जो महाज है उसके ऊपर हम आ जाते हैं। कल आपको हमने गुजारिश की थी कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसको ये पेशावर हाई कोर्ट ले गए और कल इनको वहाँ से हुक्म इम्तना मिल गया था कि स्पीकर साहब जो हैं MNA से हल्फ ना लें आज के दिन तक, यानी कि जुमेरात तक। तो उसके अलावा उस बेंच ने, कल के 2 रुकनी बेंच ने मामले को बड़ा बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया था। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा बेंच तश्कील दिया 5 रुकनी, और उसने उस केस की समाअत भी की और उस समाअत के अंदर से तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीद की किरण निकली। अब वो उम्मीद की किरण उनके लिए क्या थी, उसको रिजल्ट ही कहा जा सकता है, और उसमें जो उनका छुपा हुआ फायदा है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो आज जो 5 रुकनी बेंच बना मखसूस नशिस्तों के मामले पर, उसने जो कल का ऑर्डर था 2 रुकनी बेंच का हुक्म इम्तना देने का, उसको उसमें तोसीक कर दी 13 मार्च तक, 13 मार्च। अब उस वक्त तक ये जो अरकान थे मखसूस नशिस्तों वाले वो हल्फ नहीं ले सकेंगे। मैं इसको थोड़ा वाजे कर दूं, 23 सीट्स हैं मखसूस नशिस्तें जो नेशनल असम्बली की। अगर इनका ऑर्डर ना होता पेशावर हाई कोर्ट का तो वो अब हल्फ ले चुके होते। अब चूंकि हुक्म इम्तनाई आ चुका है तो अब उसके ऊपर हल्फ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब तक वो हल्फ नहीं लेंगे उस वक्त तक वो MNAs या मुंतखब रुकन जो है कौमी असम्बली के नहीं बनेंगे। तो लिहाजा वो इस वक्त तक मुंतखब रुकन नहीं है। इससे जो इत्तेहाद है उसको क्या नुकसान पहुंचा है? उनको ये नुकसान पहुंचा है कि हफ्ते के दिन जो सदारती इंतखाब होने जा रहा है उसमें जो मेंबर नेशनल असम्बली होते हैं या MNAs होते हैं, हर MNA का 1 वोट काउंट होता है और हर सेनेटर का 1 वोट काउंट होता है, और बलूचिस्तान के हर रुकन जो सूबाई असम्बली है उसका 1 वोट काउंट होता है। तो अब ये जो 23 सीट्स हैं नेशनल असम्बली की मखसूस नशिस्तें जो कि PTI की थी, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से और कुछ इनकी हिकमत अमली की गलतियों की वजह से वो उनको नहीं मिल सकी थी। और अगर ये हाई कोर्ट का ऑर्डर ना होता तो वो सदर मुमलिकत जो उम्मीदवार हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनको वोट डाल सकते थे, लेकिन अब चूंकि उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है तो अब वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि सदर मुमलिकत को वो 23 यकीनी वोट जो नेशनल असम्बली से मिल सकते थे मखसूस नशिस्तों के ज़िमन में, वो उनको वोट अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि इलेक्शन हो रहा है 9 मार्च को और जो इसमें हुक्म इम्तनाई है वो 13 मार्च तक है। लिहाजा इस दौरान वो MNA नहीं बनेंगे और वो सदर मुमलिकत का जो वोट है वो वोट उसको कास्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस फ्रंट के ऊपर अखलाकी तौर पे नंबर्स में बेशक उनको फ़ायदा ना हुआ हो तहरीक इंसाफ को, क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब और जो आसिफ जरदारी साहब 2 ही उम्मीदवार हैं, तो इनका जो मुकाबला है आपस में वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वोट्स का। लेकिन उसके बावजूद इनके तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, ये उनके मौक़िफ़ की फतह है कि कम अज़ कम उन्होंने इनके 23 जो वोट हैं उनको कट कर लिया है, उनको बचा लिया है। हतमी फैसला हाई कोर्ट करेगी कि आया ये नशिस्तें PTI को मिलेंगी या नहीं मिलेगी, और इसी तरह ये जो इत्तेहादी हुकूमतों जमातों को दी गई हैं उनको भी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसका फैसला तो बहरहाल हाई कोर्ट से आएगा। तो एक तो ये खबर थी इनके कानूनी महाज से, तो ये इनके लिए एक फतह है, क्योंकि आपको जब भी कोई ऐसा रिलीफ मिलता है तो आपकी जो एनर्जी होती है वो और बूस्ट हो जाती है, मतलब इदारों के ऊपर आपको भरोसा बढ़ता है और जो आपने एफर्ट की होती है उसका रिजल्ट आता है तो आपको और हौसला मिलता है, आप मजीद फाइट करते हैं केस को। तो ये उनके लिए खुशाइन खबर है। इसके अलावा आज जो दूसरी खबर है, ये मामला सिर्फ KP की हद तक था। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन हैं साहबजादा हामिद रजा, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई लाहौर हाई कोर्ट में, और वो दरख्वास्त भी इसी तरह है बिल्कुल जैसे पेशावर हाई कोर्ट में थी। इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म था या ऑर्डर था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जो कि तहरीक इंसाफ को महरूम करके उन नशिस्तों को दीगर जमातों में तकसीम किया गया, उस फैसले को अब लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया और इसके ऊपर कल यानी कि जुमे को समाअत होगी। अगर वहां से भी कोई ऐसा ऑर्डर आता है
जैसा कि पेशावर हाई कोर्ट से आया, यानी कि हुक्म इम्तनाई अगर मिल जाता है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि उनकी मजीद जो वोट्स हैं जो कि जरदारी साहब जिनको तवक्को कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों के ज़िमन में, तो वो उनसे मजीद महरूम हो जाएंगे, तो नंबर और कट डाउन हो जाएगा। अब चूंकि एक हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है और उसको नज़ीर के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी पेश किया जा सकता है, और यकीनन इनके वकला जो है वहाँ पे इसको बतौर नज़ीर ज़रूर पेश करेंगे कि यही इशू था, यही फैसला था इलेक्शन कमीशन का, उसको पेशावर हाई कोर्ट में हमने चैलेंज किया, ये उसके ऊपर ऑर्डर आए हुए है, तो हम इसको बतौर दलील यहाँ पे पेश करते हैं। तो ऐन मुमकिन है वहाँ से भी उनको कुछ इस किस्म का ऑर्डर आ जाए। अगर वो उनको ऑर्डर आता है तो जो उनकी एनर्जी है वो और बूस्ट होगी, उनका जज्बा जो है वो और जवान होगा, और जो वो जिसको वो अपने मौक़िफ़ की फतह समझते हैं उसमें भी उनको मज़ीद तक़वियत मिलेगी अपने उस मौक़िफ़ के हवाले से। तो पेशावर हाई कोर्ट के बाद मखसूस नशिस्तों का इशू जो है अब वो लाहौर हाई कोर्ट में भी आ गया, और कल इसके ऊपर खबर आएगी तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तीसरी खबर जो इनके कानूनी महाज की है वो है फॉर्म 45 का मामला। बैरिस्टर अली जफ़र साहब, वो इनकी जो इस वक्त कानूनी टीम है इमरान खान साहब की या PTI की, वो उसको लीड कर रहे हैं एक किस्म का, और वो आज उन्होंने अनाउंस किया है ये कि फॉर्म 45 का जो मामला है वो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। अब मैं अगर इसको मैं अपना तजिया इसमें आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने कल एक चैलेंज किया या एक मुतालबा किया, जो भी आप उसको नाम दे दें। उन्होंने कहा जी 4 हल्के खोल दें, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ है, यानी कि सब ठीक है, फॉर्म 45 का कोई रोला नहीं है, कोई फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं है, लेकिन PTI का मौक़िफ़ है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 45 की हुकूमत नहीं है, फॉर्म 45 असल रिजल्ट है, ये PTI का मौक़िफ़ है। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब ने कल कहा अगर वो ऐसा समझते हैं तो फिर सिर्फ 4 हल्के खोल दें। आपको याद होगा 2013 के इलेक्शन के बाद तब भी 4 हल्कों से काम शुरू हुआ था, और फिर वो कहाँ जाके मंतज हुआ वो सारी सूरत हाल माजी का हिस्सा है और आप उससे बखूबी आगाह हैं। तो अब एक बार फिर इमरान खान साहब ने कल 4 हल्कों का मुतालबा कर दिया है, और जब वो मुतालबा कर देते हैं वो उस वक्त तक उसके साथ जाते हैं जब तक उसका नतीजा अखज़ न कर लें, क्योंकि उस वक्त भी एंड यही हुआ था कि फिर सुप्रीम कोर्ट का एक वो जुडिशल कमीशन बना, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जुडिशल कमीशन की रिक्वेस्ट की, नासिरुल मुल्क साहब चीफ जस्टिस थे, उनकी ज़ेर सदारत वो कमीशन बना, और कमीशन ने अपनी फाइंडिंग्स दी, रिपोर्ट दी, तो एंड करके इमरान खान साहब ने फिर सांस ली थी। वो तो चले बाद में पनामा आ गया और एक नया मामला शुरू हो गया, लेकिन उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ लिया था 4 हल्कों का, उसको वो एंड करके रहे थे। अब एक बार फिर उन्होंने 4 हल्कों का मुतालबा कर दिया कि इनको ओपन करें, इनका ऑडिट करवाएं, और आपको पता चल जाएगा इलेक्शन कितना साफ और शफाफ हुआ है। और अब इनकी लीगल टीम ये कह रही है कि वो इस इशू को, फॉर्म 45 का जो इशू है, जो वो कहते हैं कि उसमें सब टेम्परिंग हुई है, बहुत ज़्यादा टेम्परिंग है, नंबर्स उसको टेम्पर करके, कल भी मैंने आपको गुजारिश की किस तरीके से किस चीज़ को क्या करके रिजल्ट्स को कंपाइल किया गया है। तो अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जो कि इन्होंने अनाउंस कर दिया, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? अगर ऑडिट का कहते हैं, एक इमरान खान साहब की तजवीज़ है 4 हल्कों की। अब इलेक्शन हुआ है 4 सूबों में और विफाक में, तो यानी कि 5 आप यूनिट समझ लें जहां पे ये इलेक्शन हुआ नेशनल असम्बली का, बिलखुसूस नेशनल असम्बली का। अगर सैंपल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है या वहाँ पे इनकी जानिब से तजवीज़ दी जाती है, इनकी लीगल टीम की जानिब से, तहरीक इंसाफ की, कि आप एक काम कर लें कि 4 सूबों से 5-5 नशिस्तें ले लें और विफाक से कोई एक नशिस्त ले लें, तो टोटल बन जाती हैं 21 सीट्स, या 21 जो हैं वो कौमी असम्बली के हल्के बनते हैं। अगर इसको रैंडम आप चूज़ कर लें, रैंडम चूज़ करने का क्या है कि आप सबके नंबर लिख के एक डब्बे में डाल दें, जितने हल्के हैं मुल्क के 266 या जो भी हैं, उनमें से आप 20 या 21 पर्चियाँ निकाल लें, और वो 21 पर्चियाँ आप रख लें। उन 21 हल्कों के ऊपर आप जाके एक जो ऑडिट है उसका प्रॉपर ऑडिट वो करवा लें फॉर्म 45 का, और वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। वो एक सैंपल होगा 21 हल्कों का, जो ये डिटरमिन करेगा कि मुल्क के अंदर जो मजमूई सूरत हाल रही इलेक्शन की, 21 हल्कों को देख के आप उसको अप्लाई कर सकते हैं बाकी के ऊपर, तो उससे आपको रिजल्ट सामने आ सकता है। तो मेरी जो गट फीलिंग है या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, इमरान खान साहब को मद्देनजर रखते हुए, और जो इस वक्त उनकी पॉलिसी चल रही है, पार्टी पॉलिसी, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ एंड पार्टी पॉलिसी, जो इक़दामात, अमली इक़दामात नजर आ रहे हैं, इन दोनों को अगर जोड़ के देखें, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्म 45 को किसी करवट बिठाए बगैर इमरान खान साहब पीछे नहीं हटेंगे। वो इसका कोई ना कोई मंतकी नतीजा ज़रूर निकलवा के रहेंगे। अभी तो वो जेल में बैठे हैं और इधर वक्ता डाला हुआ है सबको, और अगर वो जेल से बाहर आ गए तो फिर क्या सूरत हाल होगी ये आप बखूबी जानते हैं। तो ये इनका तीसरा महाज था कानूनी, इसके ऊपर वो भरपूर जंग लड़ रहे हैं और उनको नताइज भी मिल रहे हैं। आगे देखते हैं कि वो इस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं। अब अगर आ जाएं हम उनके जो महाज है सियासत का, उसमें भी उनको दुश्वारियों का सामना तो है, क्योंकि उनके अरकान जो है वह पाबंद सलासल भी हैं। अभी तक उनके ऊपर पाबंदियाँ, मतलब उस तरह खुली आज़ादी नहीं है
इमरान खान साहब की जो तकारीर हैं, उनके बयान हैं, उनकी फुटेज है, अभी तक उसको चलाने पे पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद वो डटे हुए हैं अपने मौके पे। असम्बली के अंदर भी उनको टफ टाइम दे रहे हैं और असम्बली के बाहर भी। और अब इतवार को उन्होंने फिर एक बार कॉल दी हुई है, तो ये उनका सियासी महाज है, इसके ऊपर भी वो भरपूर अंदाज में अपनी जो ख्वाहिश है उसको जारी रखे हुए हैं। अब आ जाते हैं हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत गायब क्यों है। पर्दा स्क्रीन के ऊपर इस वक्त सिर्फ ऑपोजिशन नजर आ रही है हर तरफ। हुकूमत कहाँ चली गई, ना कोई बयान आता है, ना कोई खबर आती है, ना कोई टॉक है, ना कोई जवाब है। उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि इस वक्त एक सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जो कि विफाक में भी हुकूमत में है, और दूसरे सूबे में नून लीग की हुकूमत है जो कि विफाक में भी हुकूमत में है, और बाकी जो जमातें हैं वो इत्तेहाद का हिस्सा हैं। पंजाब के अंदर इत्तेहादी हुकूमत, विफाक के अंदर इत्तेहादी हुकूमत। एक तरफ सिंध की जो कैबिनेट है वो तश्कील पा रही है, पंजाब की कैबिनेट तश्कील पा रही है, और विफाक की कैबिनेट का इशू आपको पता ही है कि वो कितना ज़ेर बहस है। बिलखुसूस जो हमारा फाइनेंस का मामला है कि फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर बड़ी बहस चल रही है। अगर वो नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। तो ये एक तरफ इनका कैबिनेट्स का इशू चल रहा है, फिर उसके बाद एमक्यूएम भी बीच में है कि एमक्यूएम को क्या क्या देना है, उनके साथ कैसे डील करना है, उनको गवर्नर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और फिर इसके अलावा चारों सूबाई गवर्नर्स जो हैं उनकी तैनाती का मामला। अभी इस वक्त इनके दरमियान जो ये ओहदों की तकसीम है, उन इशूज़ के ऊपर ये ज़्यादा बिजी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों को सेटल कर लें किसी तरह। आज इशाइया भी दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी इत्तेहादी जमातों को, और वहाँ सदर मुमलिकत को दोबारा उन्होंने कहा कि ये हमारे मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं आसिफ जरदारी साहब सदर मुमलिकत के, तो उसके ऊपर भी बात हुई। तो ये वो इनकी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से फ़िलहाल वो मंजर पे नहीं है। लेकिन नटशेल आज की गुफ्तगू का जो मैं हासिल आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि दो साइड्स हैं, हुकूमत एंड अपोजिशन, और दोनों अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। एक तरफ जो इत्तेहाद है वो ओहदों की तकसीम और उसके बाद अमली इक़दामात की तरफ आगे बढ़ेगा, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलउमूम मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अपनी अपोजिशन कर रहे हैं और भरपूर तरीके से कर रहे हैं, उतनी भरपूर नहीं जितनी तहरीक इंसाफ की है। आज भी मौलाना साहब ने लाहौर में खिताब किया और वो बड़ा सख्त खिताब था उनका, उसमें इदारों के ऊपर भी उन्होंने बात की और दीगर सियासी जमातों के ऊपर भी बात की, और एक तहरीक की भी उन्होंने बात की ईद के बाद गालबन। और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान की बात को जहन में रखिए, और असद कैसर साहब मुतवातर, आज भी उन्होंने कहा, कल भी कहा, 2 दिन पहले भी कहा, वो मुतवातर एक ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं कि वो हर सूरत बनेगा, इस हुकूमत को हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, इस फॉर्म 45 वाली हुकूमत तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम कबूल करने का। तो उसके ऊपर वो ग्रैंड अलायंस मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक का ऐलान तो नहीं आप उसको बाकायदा कह सकते, लेकिन इंडिया उन्होंने दे दी है। तो अगर इन सब चीज़ों को देखें जो आज असद कैसर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी से भी रब्ता करेंगे। अगर जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ किसी भी नुक्ते पे इकट्ठे हो गए, यानी स्टार्ट ऐसे ही होता है, शुरुआत ऐसे ही होती है जो इत्तेहाद बनते हैं सियासी, क्योंकि अपने अपने एजेंडा होते हैं, एक दूसरे के इलेक्शन भी लड़ा होता है और आपने कैंपेन के अंदर बहुत कुछ कहा होता है, उनको करीब आने में वक्त लगता है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीटीआई के जो आपस के बंद दरवाजे थे वो खुले ज़रूर हैं, उनके 3 मुज़ाकरात के दौर हुए, मुलाकातें भी हुई। अब देखना यह है कि आगे वो किसी मुत्तफ़िका लाए अमल के ऊपर इकट्ठे कैसे होते हैं, वो जो है हुकूमत के लिए असल दर्द सर बनेगा। तो लेकिन ये बनने जा रहा है, ऐसा होगा, क्योंकि जो चीज़ें इन लोगों के पास हैं, जो दर्द या तकलीफ जो वो कह रहे हैं उनको फील हो रही है, वो उसका मदावा किए बगैर या उसका मदावा करवाए बगैर पीछे हटना, मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हटेंगे। बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी फर्म पोजीशन जो है वो ले ली है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि हुकूमत जो अपनी सिमत में जा रही है, अपने ओहदे और ये तकसीम और जो हुकूमत साजी का मरहला अभी भी जारी है, कैबिनेट्स हो गई, गवर्नर्स हो गए, ओहदों की तकसीम हो गई, तो एक बार ये मुकम्मल हो जाए, सदर मुमलिकत का इंतखाब भी हो जाएगा, और उस वक्त तक जो अपोजिशन है वो भी अपनी कोई ना कोई तैयारी कर चुकी होगी, और देखना होगा फिर दोनों आमने सामने कब होते हैं। सूरत हाल जाओ उस तरफ रही है, ये हमारा तज्जिया है जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको सामने रखते हुए। ये सूरत हाल इन द एंड एक दफ़ा आमना सामना ज़रूर होगा, और हम अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि जो भी हो मुल्क के लिए अच्छा हो, इसी के अंदर से कोई रास्ता निकले जो हमारी आगे की बेहतरी का हो। जो दोनों साइड्स एफर्ट कर रही हैं, उन दोनों का एंड रिजल्ट ये हो कि उसमें से कोई ऐसा रास्ता निकल आए जो आगे के जो आने वाले मसाइल हैं उसमें कोई कमी का बाइस बन सके। हम ये उम्मीद कर सकते हैं, ख्वाहिश भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी होगा। आप वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अपना कमेंट ज़रूर शेयर किया करें, उससे हौसला अफजाई होती है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।